नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हमारी हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के बारे में। उसके बाद तक आगे देखते चले जाएंगे धीरे धीरे। बहुत समय नहीं लेंगे दोस्तों इसको पढ़ने में। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को कुछ सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें बहुत खास खास चीज़ें हैं, जिसे आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता तथा नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के इतने सारे नाम हैं। पहला नाम सैंधव सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य सभ्यता तथा चौथा जो है नागरी सभ्यता है। तो आगे देखते हैं। वर्तमान में प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यही पूछा जाता है कि इस समय प्रमाणित नाम कौन सा है। तो है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर दिया गया है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल ही प्रथम उत्खनित स्थल है। दोस्तों, ये भी जो कुछ मैं बता रहा हूँ, आप अगर इसको ध्यान से सुनते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं तो आप कभी भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन को गलत होने भी नहीं देंगे। तो देखते हैं आगे। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल ही प्रथम उत्खनित स्थल है। मेसोपोटामियाई लोग सैंधव सभ्यता को मेलुहा कहते थे। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है मेलुहा कि मेसोपोटामिया वाले सैंधव सभ्यता को क्या कहते थे, तो मेलुहा कहते थे। आगे दिया गया है। जबकि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपीय कहा गया है। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, हरियूपीय। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ इसमें लिखा गया है पूरा अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आविर्भाव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि आद्य ऐतिहासिक काल पर भारतीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यह सभ्यता चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। तो दोस्तों, वो है हड़प्पा सभ्यता। आगे दिए गया है दोस्तों कालक्रम, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली। तो यहाँ पर दिया गया है पूर्व हड़प्पा कालानुक्रम, पूर्व हड़प्पा सभ्यता। तो ये 5500 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। आगे दिया गया है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। और आगे दिया गया विकसित हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, यही पूछा जाता है। इसको अगर आप याद रखते हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं ऊपर के दोनों। तो यही पूछा जाता है। आगे दिया गया है उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1750 ईस्वी से आगे। तो दोस्तों, आगे का कोई कालक्रम निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है आगे। यहाँ आगे दिया गया है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था तथा इसका रहस्योद्घाटन 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच पटरी बिछाने के दौरान हुआ, जब विलियम ब्रंटन तथा जॉन ब्रंटन ने दो प्राचीन नगरों का पता लगाया। दोस्तों, आगे दिए गया है, देखते हैं। सर जॉन मार्शल हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। तो इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की थी। आगे दिए गया है कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन 14 के सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन 14 जो दिया गया है, इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव तरंगे छोड़कर हम पता लगा सकते हैं किसी भी वस्तु में कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं आगे भौगोलिक रूपरेखा के बारे में, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दिया गया है सैंधव सभ्यता की क्षेत्राकृति त्रिभुजाकार है तथा क्षेत्रफल, एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है इतना है।
तो इसकी आकृति पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति किस प्रकार है, तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। आगे दिए गए है इसकी उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में मिलती है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दिशाएं वाला जितना भी बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप अगर इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिए गए इसकी उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे पड़ती है और दक्षिणी सीमा हैमाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों ये हैमाबाद नहीं है, दैमाबाद है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो ये दैमाबाद है, हैमाबाद नहीं है। और पूर्वी सीमा दिया गया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तथा पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में है, तो बलूचिस्तान के मकरान सुतकागेन तक थी। यह उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर विस्तृत थी। दोस्तों ये किलोमीटर जो दिया गया है, आप अगर इसको याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आगे देखते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कहानी को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना देगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखते हैं, इस सभ्यता के अवशेष दक्षिण अफगानिस्तान, क्वेटा घाटी, मध्य तथा दक्षिण बलूचिस्तान, पंजाब हवालपुर तथा सिंध क्षेत्र में भी पाए गए हैं। दूसरे शब्दों में यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। दोस्तों याद रखिएगा कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तथा विस्तृत यहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों अभी अभी एक डेटा जल्दी में आया है कि ये जो उत्तर का हिस्सा है जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर तक बताया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अफगानिस्तान में भी एक कुल्हाड़ी मिली है, जिससे कि पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो दोस्तों इसका कोई साक्ष्य वैसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि ये कहाँ तक फैली हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जिसपे कि सिंधु घाटी लिपि में लिखा गया है। देखते हैं आगे, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ स्थल और उनके नाम। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर दिए गए रावी नदी के तट पर खुदाई की गई 1921 ईस्वी में, तो जगह मिला, स्थान मिला हड़प्पा माट गोमरी पंजाब पाकिस्तान में जो है, तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी जी ने की थी। तो आगे दिए गए सिंधु नदी के तट पर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो जो कि इस समय सिंध पाकिस्तान में है, इसकी खुदाई राखालदास बनर्जी जी ने की थी। और आगे इसी नदी सिंधु घाटी नदी के तट पर दिए गए 1929 ईस्वी में आमरी नामक स्थान की खोज हुई, जिसकी खुदाई करवाए थे NG मजूमदार और JH मैके जी ने। तो आगे दिया गया है सिंधु नदी के तट पर 1931 ईस्वी में चन्हुदड़ो नामक स्थान की भी खुदाई की गई, जिसको NG मजूमदार जी ने खुदाई करवाया था। आगे दिया गया है दास्क नदी के तट पर 1927 दोस्तों 1927 ईस्वी में सुतकागेन जो कि इसमें बलूचिस्तान में है और ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी खुदाई सर ओरेल स्टीन ने कराई थी। और आगे दिए गए दोस्तों हिंडन नदी के तट पर 1952 से 55 तक खुदाई की गई इसकी, तो आलमगीरपुर निकला जो कि इस समय मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी ने कराई थी। और आगे दिया गया है सतलुज नदी के तट पर 1950 से 52 तक खुदाई की गई, और ये स्थान मिला रोपड़ जो कि पंजाब में है, रोपड़ पंजाब, और ये सतलज नदी के तट पर है, और इसकी भी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाई थी। आगे दिया गया है मादर नदी के तट पर 1953 ईस्वी में रंगपुर जो कि इस समय गुजरात में है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो रोपड़ और रंगपुर दिया गया है, दोस्तों रंगपुर पूछ ही लेता है डायरेक्ट कि ये किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा सौराष्ट्र ऑप्शन में दिया रहता है, गुजरात नहीं दिया रहता है, तो आप लोग सौराष्ट्र या गुजरात दोनों ही याद रखिएगा। तो इसकी खुदाई करवाया था माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव जी ने। आगे दिए गए घग्घर नदी के तट पर, दोस्तों ये जो घग्घर नदी है ये
कक्ष के रण में इसे चलते चलते विलीन हो जाती है रेत में। तो आप इसको याद रखिएगा, ये गुजरात में पाई जाती है। ये दिया गया है। घग्गर नदी के तट पर 1953 ईस्वी में कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ी राजस्थान में इस वक्त पाई जाती है। दोस्तों इसकी खुदाई डॉक्टर ए घोष ने कराई थी। तो आगे दिए गए सिंधु नदी के तट पर एक और खुदाई हुई, जिसको कोट दीजी कहते हैं। 1955 से 1957 तक इसकी खुदाई की गई। कोट दीजी इस समय सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है और इसका खनन F.A. खान जी ने कराया था। आगे दिया गया है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर 1954 से 63 ईस्वी तक लोथल, अहमदाबाद, गुजरात में इसकी खुदाई हुई, जिसको करवाने वाले थे SR राव वत्स ने। और आगे दिए गया है 1956 से 57 तक कराई गई इसकी खुदाई भोगवा नदी के तट पर ही। तो ये कराया था प्रभास पाटन जी ने। प्रभास पाटन स्थान मिला, दोस्तों प्रभास पाटन स्थान मिला, और इसकी खुदाई किसने करवाई ये नाम नहीं पता है। तो आगे दिया गया है 1963 ईस्वी से 64 तक देसलपुर, इनका भी नाम नहीं पता है कि इन्होंने खुदाई करवाई थी, और ये भी भोगवा नदी के तट पर है। और आगे दिया गया है 1972 से 1975 ईस्वी तक भोगवा नदी के तट पर सुरकोतदा, जो कि इसमें बलूचिस्तान में है, और इसकी खुदाई JP जोशी जी ने कराई थी। और आगे दिया गया है 1973 ईस्वी में बनवाली, जो कि इस समय हिसार हरियाणा में है, और इसकी खुदाई RS विष्ट जी ने कराई थी। और आगे दिया गया है बालाकोटा, जो कि हमारे एयरफोर्स के सैनिकों ने यहीं पर हमला बोला था। तो इसको याद रखिएगा, अरब सागर के किनारे ही है। 1979 में बालाकोटा की खुदाई की गई, और जिसकी उत्खनन करते थे जॉर्ज F. डेल्स ने। तो दोस्तों देखते हैं आगे 1963 से 68 ईस्वी तक धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा याद रखिएगा, ये गुजरात में है। तो आप नाम अगर नहीं भी याद है उत्खननकर्ता के, तो आप अगर इसको भी याद रखते हैं कि कौन सा स्थान किस राज्य में या किस स्थान पर पाया जाता है, तो आप अधिकतर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, इसकी खुदाई JP जोशी जी ने कराया था। आगे दिए गए हैं 1990 और 91 में किसी स्थान की खुदाई हुई थी, जो डॉक्टर RS विष्ट द्वारा की गई थी। आगे दिए गए 2014 राखीगढ़ी, हिसार हरियाणा, सबसे बड़ा, दोस्तों ये सबसे बड़ा स्थान है राखीगढ़ी। यहाँ पर अन्नागार भी पाए गए हैं। तो देखते हैं आगे। आगे दिए गए हैं अफगानिस्तान में मुंडेगाक तथा सोर्तुगई सैंधव कालीन स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, सोर्तुगई सैंधव कालीन स्थान है, और ये दिया गया है अफगानिस्तान में। ज्ञात हो कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में की गई। दोस्तों याद रखिएगा कि 1947 के समकालीन ही ज़्यादातर स्थानों की खुदाई गुजरात में की गई। तो दोस्तों इसका नगर नियोजन दिया गया है, सिटी प्लानिंग वहाँ की कैसी थी। तो देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। दोस्तों याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति जो थी ये नगरीय थी, ये क्वेश्चन बनता है। और आगे दिया गया है इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सुनियोजित नगर थे हड़प्पाकालीन। आगे दिया गया है सामान्यतः इस सभ्यता के नगर दो भागों में बांटे थे, ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती तथा नगर दुर्ग, और इसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र निचला नगर होता था। जिसमें दोस्तों एक शब्द में कहा जाए तो ये जो टीले पर रहते थे वो ऊंचे लोग थे, और जो टीले के नीचे रहते थे वो छोटे लोग थे, गरीब लोग। तो आगे दिए गया है दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे, जो अभी मैंने बताया। और आगे दिए गए भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात 4:2:1। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गया है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है।
आगे दिया गया है, प्रत्येक मकान में स्नानागार, कुएं एवं गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे दिया गया है, सड़कें कच्ची थीं और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। दोस्तों, ये सभी खासियत बहुत ज़्यादा थी और इसके कारण कभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच टकराव नहीं होता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर घर में स्नानागार है और कच्ची सड़कें, हाँ पक्की सड़कें भी हैं और जो कि समकोण पर काटती हैं। किसी घर के सामने से जाते हुए लोग को किसी दूसरे के घर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। आगे दिया गया है, सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन। दोस्तों दिया गया है, सैंधव समाज मातृ प्रधान था। दोस्तों ये पूछा जाता है कि सैंधव समाज मातृ प्रधान था कि नहीं था। तो दोस्तों सैंधव समाज या सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी। तो आगे दिया गया है, इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था और कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। तो दोस्तों आगे दिया गया, सामान्यतः लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे और पुरुष एवं स्त्री आभूषणों का प्रचुर मात्रा में। दोस्तों देखते हैं आगे, सामान्य लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, पुरुष एवं स्त्री आभूषणों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे। तो सिंध तथा पंजाब के लोग गेहूं और जौ, राजस्थान के लोग जौ, गुजरात में रंगपुर के लोग चावल, बाजरा खाते थे। हालांकि जौ, दालें तथा गेहूं इनकी प्रमुख खाद्यान्न थी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है कि सिंध तथा पंजाब के लोग गेहूं और जौ, पूछा जाता है कि सिंध में कौन सी फसल पाई जाती है, तो गेहूं थी और पंजाब में जौ पाया जाता था। राजस्थान के लोग जौ खाते थे और गुजरात में रंगपुर के लोग चावल और बाजरा खाते थे। दोस्तों आगे दिए गए, हालांकि जौ, दालें तथा गेहूं इनके प्रमुख खाद्यान्न थे। दोस्तों ये पूछा जाता है कि जौ, दालें, गेहूं इनकी प्रमुख खाद्यान्न थी। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाता है और ये जौ जो है ये इसका ऑप्शन में दिया जाता है कि प्रमुख खाद्यान्न में कौन सी फसल आती है, तो जौ आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे दिया गया, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। तो आगे दिए गया राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आगे दिया गया है कि दोस्तों इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो राजनीतिक स्थिति की ठीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आगे देखते हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हटर महोदय ने यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था का अनुमान लगाया है। दोस्तों याद रखिएगा, जनतांत्रिक व्यवस्था का अनुमान लगाया है, फिक्स नहीं है कि यही जनतांत्रिक ही थी। तो देखते हैं आगे, आर्थिक स्थिति, आजीविका के साधन दिए गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, इकोनॉमिक कंडीशन, मीन्स ऑफ लिविंगहुड। आगे यहाँ पर देखते हैं, कृषि तथा पशुपालन, अधिकांश लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। दोस्तों यहाँ का कृषि और पशुपालन बहुत ज़्यादा फेमस थे। आगे दिया गया है, कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम उन्हीं लोगों ने किया। दोस्तों याद रखिएगा, कपास की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तो आगे देखते हैं, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडोन नाम दिया। इसे सिंडोन नाम भी दिया जाता है। यही सिंडोन बाद में सिंधु नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों सिंधु नदी को सिंडोन नदी भी कहते हैं, जो कि यूनानियों द्वारा दिया गया नाम है। आगे देखते हैं, मुख्य कृषि उत्पाद थे खजूर, सरसों, मटर, बाजरा, कपास, केला, तरबूज, नारियल, जौ, तिल, अनार आदि। तो दोस्तों देखते हैं आगे दिया गया है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा बनवाली से खिलौना जो कि पक्की मिट्टी से बना हुआ था। तो दोस्तों याद रखिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा बनवाली से पक्की मिट्टी से बने खिलौने का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं, चावल का अवशेष लोथल तथा रंगपुर से मिला है।
लोथल से आटा पीसने की चक्की भी मिली है। तो दोस्तों देखते हैं आगे, व्यापार तथा वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स दिए गए हैं। देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था तथा व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। तो गुजरात से चावल, लोथल व सुतकोदरा से कपास अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों को अनाज भेजे जाते थे तथा नगरों से आभूषण, औजार, मनका, कपड़े आदि अन्य क्षेत्रों में भेजे जाते थे। यहाँ पर दी गई तौल की इकाई 16 के अनुपात में बाँटी थी। तो बाँटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थी। और आगे दिया गया है, मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी का दांत का पैमाना पाया गया है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि मोहनजोदड़ो से सीप मिली है और लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर थे। तो बंदरगाह लोथल जो कि इस समय गुजरात में है, और आल्दी दीन्हो, कुंतासी, बालाकोटा जो इस समय पाकिस्तान में है, और डाबरकोट ये भी पाकिस्तान में है, और सुतकागेंडोर ये भी पाकिस्तान में है, सोतकाहो, मुंडीगाक, मालवान, भगत राव तथा प्रभास पाटन ये सभी प्रमुख बंदरगाह थे जो कि व्यापार करने में सहायता करते थे उस समय। आगे दिए गया है विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर दिए मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के विनिमय स्थल दिलमुन और माकन थे। दोस्तों याद रखिएगा कि जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के दिलमुन और माकन के स्थान से किए जाता था। आगे दिए गए, दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप तथा माकन ओमान था। मेसोपोटामियाई वर्णित शहर मेलुहा जो कि यूनानियों द्वारा दिए गया नाम है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर माना जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से बेलनाकार फारस की मुद्राएं मिली हैं। और आगे दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो से मानव एवं बाघ के लड़ाई की चित्र वाली मुहर तथा हड़प्पा से मानव एवं बैल युद्ध की क्रीट कला से संबंधित चित्र वाली मुहर भी पाई गई है। तो देखते हैं आगे, हिंदू कुश के बदख्शा क्षेत्र से लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। अफगानिस्तान से टिन, सोना एवं चांदी का आयात किया जाता था। आगे दिए गए, सैंधव काल से विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड इन इंडस एज। यहाँ पर दिए गए सोना। दोस्तों आप ऊपर की जो जितनी भी बातें बताई गई उसको भी याद रखिएगा, और आगे दिए गया है अगर आप इसको याद रखते हैं तो उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें एकदम सटीक तरीके से लिखी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है, सोना ये स्थान मिला अफगानिस्तान में मिला, ईरान, दक्षिण भारत, कोलार से मिला है, और तांबा खेतरी बलूचिस्तान से मिला जो कि पाकिस्तान में है। टिन ईरान से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान भी दिया गया है जिससे कि पता चलता है कि ये सभ्यता अफगानिस्तान तक भी फैली हुई है, जिसे हम जम्मू कश्मीर ही नहीं कह सकते हैं, उसके ऊपर भी ये फैली हुई है। तो आगे देखते हैं, अर्धकीमती पत्थर बलूचिस्तान राजस्थान से मिला है, और चांदी मिला है ईरान, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। फिरोजा मिला है ईरान से, और लाजवर्दमणि मिला है बदख्शा से, और सीसा मिला है राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। तो गोमेद सौराष्ट्र से मिला है जो कि गुजरात को कहते हैं। आगे दिए गए, सेल खड़ी स्टेटाइट ईरान, तेपी चाट्या से मिला है। शिलाजीत हिमालय से मिला है। तो दोस्तों इसको आप अगर याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं धार्मिक स्थिति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों की पूजा करते थे और तीनों के रूप में भगवान की उपासना करते थे। ये लोग प्रमुखतः कुबड़ वाला सांड, एक श्रृंगी पशु, योनि, लिंग, मातृदेवी, सूर्य, अग्नि, पशुपतिनाथ तथा पीपल की उपासना करते थे।
दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दी गया मातृ प्रधान सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, जिसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी और इसके प्रमुख देवता पशुपति थे। तो आगे दिए गया है, पूज्य पशुओं में कुबड़ वाला सांड तथा वृक्षों में पीपल महत्वपूर्ण था, इसको याद रखिएगा। और मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी बताया गया है कि ये मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों के रूप में पूजा करते थे, तो इन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, इसीलिए इन्होंने नहीं बनाया होगा। तो आइए देखते हैं, मातृदेवी की उपासना प्रमुख थी, जिसका अर्थ है कि वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और एक श्रृंगी पशु का चित्र जो सबसे अधिक प्राप्त होता है, शायद बहुत पवित्र पशु माना जाता था उस समय। यहाँ पर ये लिंग पूजा के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। पत्थर पर यौन आकृतियों का अंकन भी हुआ है, जिनकी पूजा जनन शक्ति के रूप में की जाती है। आगे दिए गया है, कई मोहरों में एक त्रिमुखी देवता जिसके सिर पर भैंस के सींग का मुकुट है, जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। यह देवता गैंडा, भैंसा, हाथी एवं बाघ से घिरा हुआ है। इसे पशुपति शिव माना जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है पशुपति, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की कई बार कई स्थानों पर चर्चा मिलती है। तो आगे देखते हैं, कला तथा शिल्प क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लोक कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थर का उपयोग कम करते थे। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। दोस्तों याद रखिएगा, कांस्य प्रतिमा। अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं हड़प्पा एवं चनहुदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर के पत्थर की मूर्ति, संभवतः पुजारी माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी पर मानव चित्र, पकी मिट्टी की मृद मूर्तियाँ टेरिकोटा से मिली हैं। देखते हैं आगे, अधिकतर मन के सेल खड़ी से बने थे। दोस्तों सेल खड़ी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सेल खड़ी से बने थे। और स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है। गाय की मृद मूर्ति नहीं मिली है। कि दोस्तों ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है। ऑप्शन में गाय दिया रहेगा, तो आप लोग गाय टिक कर दीजिएगा। आगे दी गया है, सुरकोतड़ा तथा मोहनजोदड़ो से बैल की मृद मूर्ति मिली है। और आगे दिया गया है, लोथल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, तथा यह पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। देखते हैं आगे, चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान पाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, चनहुदड़ो ये स्थान है जहाँ पर कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। ये एक ईंट पर इन दोनों के पैरों का निशान मिला है। तो देखते हैं यहाँ की मोहरें कैसी थी, स्टैम्प्स। यहाँ पर आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थी, बेलनाकार भी होती थी, वृत्ताकार, आयताकार भी होती थी। अधिकांश सेल खड़ी की बनी हुई थी, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी व चट की भी बनी थी। देखते हैं आगे, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड, जिसे वृषभ भी कहते हैं। अन्य चित्रों में कुत्ते, भैंस, गैंडा, हिरन, बाघ, हाथी आदि कुत्ते का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है, लेकिन पक्षियों का चित्र नहीं मिलता है। ऊंट का अंकन भी नहीं हुआ है। मानव एवं अर्धमानव के चित्र मिले हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे दिए गया है लिपि। यहाँ की लिपि कैसी थी आप लोग को भी पता है, क्योंकि कोई मजाक में भी बोलते हैं कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में लिख दिया है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी की जो लिपि थी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखते हैं आगे, लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बोस्ट्रोफेदोन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बोस्ट्रोफेदोन। और लिपि का सबसे ज़्यादा चिन्ह यू आकार का है। दोस्तों याद रखिएगा, यू आकार का, यह पूछा जाता है। और तथा सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है, ये भी पूछा जाता है। और हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं। ये अक्षर सेल खड़ी की आयताकार मोहरों तथा तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिले हैं।
तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि व्यू रिलेटेड टू द डिक्लेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इसके अंत के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले स्थान पर आर्यों का आक्रमण। दोस्तों इसी को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आर्य आए और इस सभ्यता को पूर्णतः नष्ट कर दिए। और आगे इसके बाद माना जाता है कि मानसून और नदी की बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। तो दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है, लेकिन इन दोनों को बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है, पहला आर्यों का आक्रमण और दूसरा बाढ़। तो देखते हैं आर्यों का आक्रमण किन वैज्ञानिकों ने बताया है। तो इसको बताया गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने। दोस्तों याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस जी ने बताया था। और नदी मार्ग में परिवर्तन MS वत्स जी ने बताया था। और बाढ़ का मैक SR राव। दोस्तों पहला और चौथा याद रखिएगा, बाढ़ वाला और आर्यों का आक्रमण। आगे दिए गया है घग्घर का सूख जाना, DP अग्रवाल के द्वारा बताया गया है। भूकंप एवं जल प्लावन राइक्स एवं डेल्स जी ने बताया है। और महामारी कलकत्ता तथा कराची में रखे शवों के परीक्षण से पता चलता है कि इस सभ्यता का महामारी के द्वारा भी अंत हो सकता है। वर्षा में कमी आस्टाइन जी ने बताया है। और विशेष दिया गया है इम्पोर्टेंट तथ्य, धातव्य है कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। दोस्तों ये दूसरे स्थान पर माना जाता है और पहले स्थान पर आर्यों का आक्रमण माना जाता है। तो ये बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा इस पर डिबेट है कि कौन सा माना जाए, लेकिन इन दोनों को ही स्थान दिया जाता है। बाकी सभी जितने वैज्ञानिक थे उन लोगों ने भी बताया है, लेकिन पहले पर इसको और दूसरे पर बाढ़ को माना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। With